हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विथ निक। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक का एक और नया चैप्टर, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। दोस्तों, ये हमारा 11th चैप्टर है, 11वां अध्याय है दोस्तों। इसके बाद आखिरी अध्याय बचेगा हमारा 12, जिसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। और दोस्तों, चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयाँ। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस 15 अगस्त से, इस स्वतंत्रता दिवस से हम अपने आप में कुछ चेंजेस लाएंगे। हम अपने अपने आप में कुछ परिवर्तन लाएंगे और अच्छे विचारों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक है, क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। दोस्तों, प्रशस्तियाँ जो है, प्रशस्ति जो शब्द है दोस्तों, ये जो है संस्कृत भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। ठीक है। तो प्राचीन टाइम में दोस्तों, ये प्रशस्तियां जो हैं, ये शासकों के लिए, राजाओं के लिए लिखी जाती थी। तो हम यही जानने वाले हैं कि ये प्रशस्तियां हमें क्या बताती हैं। बेसिकली ये राजाओं या शासकों के बारे में बताती हैं हमें। तो दोस्तों, गुप्त वंश जो था, गुप्त वंश उस टाइम पे, प्राचीन टाइम पे काफी ज्यादा फेमस था। उसका एक शासक था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो थे दोस्तों, काफी ज्यादा उस टाइम के प्रसिद्ध शासक थे। इन्होंने जो है, इनके बहुत सारे लंबे लंबे अभिलेख से हमें इनके बारे में पता चलता है। ठीक है। इनके टाइम पे जो इनके कवि थे, उनका नाम था हरिसेन। ठीक है। उन्होंने संस्कृत में एक कविता लिखी और इस कविता को लगभग हमारे इतिहासकारों ने 1700 वर्ष पहले खोजा था। ठीक है। इलाहाबाद में एक अशोक स्तंभ पर उसकी क्या की गई थी, खुदाई की गई थी। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर को देखिए दोस्तों, नीचे यहाँ प्रशस्ति का अर्थ भी दिया हुआ है कि यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है, जिसे हम प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है। प्रशस्ति भी एक टाइप का अभिलेख ही होता है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रशस्ति शब्द जो है दोस्तों, ये संस्कृत शब्द से बना है, जिसका अर्थ है प्रशंसा। ठीक है। यानी कि जो शासकों की प्रशंसा में लिखी जाती थी, तो वही कहलाती है प्रशस्ति। ठीक है दोस्तों। ये था दोस्तों हमारा पहला टॉपिक। अब आते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। यानी कि समुद्रगुप्त था, उसकी प्रशस्ति के बारे में हम जानेंगे अब। ठीक है दोस्तों, कवि उनके टाइम पे कवि थे, उनके राज दरबारी हरिशेन। ठीक है। हरिशेन जो थे ने इसमें क्या कहते हैं, अपनी प्रशस्ति में किन किन लोगों का वर्णन किया है, राजा का, उनकी योद्धा, युद्धों को जीतने, और उनके टाइम के जो विद्वान थे, और उत्कृष्ट शासक के रूप में जो है समुद्रगुप्त की इन्होंने काफी ज्यादा प्रशंसा की। अब देखिए दोस्तों, जैसे प्रशस्ति का अर्थ ही प्रशंसा होता है, तो इसी तरीके से हरिशेर ने क्या करा, काफी ज्यादा समुद्रगुप्त की प्रशंसा की। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, समुद्रगुप्त को यहाँ तक कि हरिशेर ने ईश्वर के समान बताया है, ईश्वर के बराबर उन्हें दर्जा दे दिया। ठीक है। प्रशस्ति में दोस्तों क्या होता है, लंबे-लंबे वाक्य दिए गए होते हैं। तो लंबे-लंबे वाक्य को थोड़ा समझना मुश्किल होता है, तो इन्हें इनका अध्ययन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है दोस्तों। हरिशेर द्वारा दोस्तों समुद्रगुप्त की बहुत विशेषताएँ बताई गई हैं। यानी कि दोस्तों, ये हरिशेर जो था, इसने समुद्रगुप्त के बारे में कहा कि वो ईश्वर के समतुल्य हैं। उन्होंने कहा कि समुद्रगुप्त इतने अच्छे संगीत प्रेमी थे, मतलब इतना अच्छा संगीत गा लेते थे कि उन्होंने अपनी वीणा जब उन्होंने एक बार बजाई, तो वो उससे नारद मुनि भी जो है थोड़ा-सा ऑकवर्ड फ़ील करने लगे। उनको भी थोड़ा-सा, उनसे भी मतलब बेहतर इन्होंने जो है वीणा बजा दी थी उस टाइम पे। काफ़ी ज़्यादा संगीत प्रेमी थे ये, तो इनकी काफ़ी ज़्यादा विशेषताएँ दोस्तों हरिशेन ने बताई हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये थी दोस्तों समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वंशावलियाँ। दोस्तों, वंशावलियाँ का अर्थ होता है वंश, वंश से। जैसे कि आपके दादा, फिर पिता, फिर आप, फिर आपका पुत्र। तो ये जो होता है दोस्तों, एक वंशानुक्रम होता है, वंशावलियाँ। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे हम देखें, तो अधिकांश प्रशस्तियाँ जो होती हैं, वो शासकों के पूर्वजों के बारे में बताई जाती हैं। ठीक है। क्योंकि शासकों के पूर्वजों के बारे में वो हमें इसलिए मिलती हैं, क्योंकि दोस्तों पूर्वज उस टाइम पे क्या करते थे, वो अपने बारे में प्रशस्तियाँ लिखवाते थे और अपनी प्रशंसा करवाते थे, ताकि आने वाली प्रजा और आने वाली उनकी जो पीढ़ी है, वो उनके बारे में अच्छी चीजें जाने। ठीक है।
इसके अलावा दोस्तों ये प्रशस्ति जो होती थी समुद्रगुप्त के परम पितामह पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। यानी कि दोस्तों ये जो प्राचीन टाइम की ये प्रशस्तियाँ हैं, ये समुद्रगुप्त के परम पिता वगैरह दादा, परदादा, माता-पिता के बारे में हमें बताती हैं, ठीक है? चंद्रगुप्त गुप्त वंश से पहले के शासक थे दोस्तों, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी उपाधियों को धारण किया। दोस्तों उस टाइम पे क्या होता था प्राचीन टाइम पे, कोई भी शासक अगर थोड़ा-सा भी शक्तिशाली हो जाता था, तो वो कोई ना कोई उपाधि उपाधि धारण कर लेता था। कुछ ना कुछ उपाधि धारण वो कर लेता था, ठीक है? समुद्रगुप्त ने भी यही उपाधि ऐसा ही किया, उन्होंने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर ली थी, ठीक है दोस्तों? इसके अलावा दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद शासकों जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए और उनकी जो वंशावली क्रमों में जितनी भी चीज़ें हैं, उनकी सूची में हमको चंद्रगुप्त की जानकारी मिल जाती है, ठीक है? तो दोस्तों ये थी वंशावलियाँ जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से एक वंश अपने वंशों के बारे में प्रशस्ति के माध्यम से जानता है, ठीक है? अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। अब जानेंगे दोस्तों आप यहाँ हर्षवर्धन एक शासक के बारे में और उनकी जो जीवनी है हर्षचरित उसके बारे में, ठीक है? अब देखिए दोस्तों राजा हर्षवर्धन जो थे काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे पॉपुलर राजा थे दोस्तों प्राचीन टाइम में। इन्होंने कम से कम 1400 साल पहले शासन किया था। इनका इनके जो दरबारी थे उनका नाम था बाणभट्ट। ठीक है दोस्तों, बाणभट्ट उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कवि थे दोस्तों। इन्होंने एक संस्कृत में एक उनकी जीवनी लिखी थी जिसे हर्षचरित कहा जाता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि हर्षवर्धन को क्या है और हर्षचरित क्या है, ठीक है? हर्षवर्धन एक शासक हैं, राजा हैं और हर्षचरित क्या है? हर्षवर्धन जी की जीवनी है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई? उनके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा, जो कि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कवि था, ठीक है? हर्ष दोस्तों अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और भाई की मृत्यु हो जाने के बाद थानेसर के राजा बने। दोस्तों जो हर्ष थे हमारे ये हर्षवर्धन, ये जो है थानेसर के राजा बने, पर ये जो है उस टाइम पे मतलब अपने पिता के बड़े बेटे नहीं थे। मतलब इनका कोई बड़ा भाई था जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी, इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। क्योंकि दोस्तों प्राचीन टाइम में ऐसा होता था, शासन में एक ऐसी व्यवस्था होती थी जिसमें कि जो पिता की जो संपत्ति मिलती थी, वो पुत्र को मिलती थी, लेकिन उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका होता था? बड़े पुत्र का होता था, जो बड़ा होता था, ठीक है? बड़े बेटे का। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ, इनका जो बड़े भाई थे, उनकी हत्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हुई तो ये बन गए वहाँ थानेसर के राजा, ठीक है दोस्तों? इसके अलावा दोस्तों जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण किया। यानी कि दोस्तों जब इनके भाई या इनके पिता की मृत्यु हुई, तो उन्होंने क्या करा हर्ष ने कि कन्नौज पर अपना आधिपत्य जमा लिया और बंगाल पर आक्रमण किया। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी, उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। यानी कि दोस्तों मगध और बंगाल के एरिया से जितनी सफलता उन्हें पूर्व में मिली थी, उतनी सफलता हर्षवर्धन को कहीं और से नहीं मिली। तो दोस्तों ये था आपका टॉपिक हर्षवर्धन और हर्षचरित, जिसमें हमने जाना है कि हर्षवर्धन कैसे शासक थे और हर्षचरित उनकी क्या है जीवनी है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। अब ये भी कुछ वंश हैं दोस्तों, इनके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों इस काल में क्या था, पल्लव और चालुक्य दोस्तों उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर राजवंश थे, कहाँ के? दक्षिण भारत के, ठीक है? दक्षिण भारत के दोस्तों साउथ इंडिया के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर राजवंश थे उस टाइम में पल्लव और चालुक्य, ठीक है? पल्लवों के राज्य की जो राजधानी थी वो थी कांचीपुरम, ठीक है? उसके आसपास के जो क्षेत्र थे कावेरी नदी से लेके डेल्टा तक ये फैला हुआ था, ठीक है? जबकि जो चालुक्यों की राजधानी थी दोस्तों, वो जो चालुक्य का जो राज्य था, वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो चालुक्य की राजधानी थी वो ऐहोल थी। जैसे दोस्तों हमने जाना कि पल्लवों की राजधानी जो थी कांचीपुरम थी और चालुक्य की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी ऐहोल। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या हुआ दोस्तों, यहाँ कुछ प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, ठीक है? धीरे-धीरे ये व्यापारिक केंद्र क्या हुए दोस्तों ये चालुक्यों के, ये धार्मिक केंद्र भी बन गए थे। यहाँ कई सारे मंदिरों का निर्माण हो चुका था, ठीक है दोस्तों? इसके अलावा दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय जो है दोस्तों एक प्रसिद्ध शासक था। ये जो है चालुक्य राजा थे, ठीक है? चालुक्य वंश के राजा थे दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय। उनके बारे में दोस्तों ये जो पुलकेशिन द्वितीय है, इनके बारे में हमें इनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित एक प्रशस्ति से पता चलता है, जो इनके लिए पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा द्वितीय के लिए उन्होंने रची है, रवि कीर्ति जी ने कवि थे इनके दरबारी।
ठीक है? तो उनसे हमें किसके बारे में पता चलता है? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, ठीक है दोस्तों? इसके अलावा दोस्तों हर्ष का जो अर्थ होता है, हर्ष का अर्थ क्या होता है? आनंद, ठीक है? कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, ठीक है? पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण किया जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शासकों को हराया, कांचीपुरम जैसी जगहों पे अपना कब्जा जमाया, हर जगह पे दोस्तों अपने उसने सही-सही काम किए, ठीक है दोस्तों? तो ये थे दोस्तों आपके पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन तृतीय की जो प्रशस्तियाँ थी, हमने जाना पल्लव और चालुक्य के बारे में थोड़ी-सी बेसिक डिटेल। अब जो है दोस्तों जब आप धीरे-धीरे करके बड़ी क्लास में जाएँगे, तो आप दोस्तों इन टॉपिक्स के बारे में डीप में जानेंगे। अभी आपके सिलेबस में बेसिक सी चीज़ें दी गई हैं क्योंकि आपको पहले बेसिक ही स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों? अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, ठीक है? मतलब ये जो राज्य थे इनका प्रशासन कैसे चलता था? अगर दोस्तों प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ की जो प्रशासन की प्राथमिक इकाई होती थी उस टाइम पे गाँव होती थी। लेकिन धीरे-धीरे क्या कहते हैं यहाँ कुछ परिवर्तन आए। अब क्या हुआ राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कुछ कदम उठाए। ठीक है दोस्तों? इनमें क्या करा इनने कुछ महत्वपूर्ण जो प्रशासकीय पद होते थे वो जो है आनुवांशिक बन गए। ठीक है? आनुवांशिक का अर्थ होता है दोस्तों जो कि वंशानुगत हो जाती है चीज़ें। जैसे अगर मान लीजिए आपके पिताजी मान लीजिए पुलिस है, ठीक है? और उसके बाद वंशानुक्रम में क्या आनुवांशिक पद में क्या होता है दोस्तों, अगर आपके पिता पुलिस वाले हैं, तो आपको भी पुलिस वाला ही पुलिस की जॉब जो है आपको मिल जाएगी, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो उसी टाइम पे ऐसा होता था, कोई जो शासक होता था, अगर उसका पुत्र होता था, तो उसे आनुवांशिक रूप में ही दोस्तों शासन मिल जाता था। ठीक है दोस्तों? इसके अलावा दोस्तों कभी-कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। उस टाइम पे क्या होते थे कुछ-कुछ लोग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्कर होते थे, जो कि एक साथ अलग-अलग जगह पे काम कर सकते थे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए हम हरिसेन को ले सकते हैं। हरिसेन जो था दोस्तों एक महादंड नायक भी था, ठीक है? उसके साथ एक कुमारामात्य भी था, ठीक है? एक संधि विग्रह भी था, विग्रहिक भी था और शांति और विषयों के बारे में उनका भी मंत्री था। तो इतने सारे चीज़ों को एक ही हरिसेन अकेले सँभालता था। तो उस टाइम पे कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो कि कई सारे पदों पे कार्य करते थे, अलग-अलग पदों पे। ठीक है दोस्तों? संभवतः दोस्तों जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें दोस्तों नगर श्रेष्ठ या बैंकर जो होते थे जो और व्यापारी जो थे, वो मौजूद होते थे। ठीक है दोस्तों? तो ये था दोस्तों प्रशासन चलाने के लिए कैसे चलता था प्रशासन। प्रशासन हमने जाना, किस तरीके से कुछ मल्टीटास्कर लोग होते थे, एक ही व्यक्ति कितने अलग-अलग कार्य कर लेता था। तो अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा नई प्रकार की सेना। जो नई प्रकार की सेना है, किस प्रकार की थी? तो देखिए दोस्तों उस टाइम पे क्या होता था कि कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे। यानी कुछ राजा तो पुरानी जो सेनाएँ होती थी, उनको ही लेकर चलते थे, जिसमें कि हाथी हो गए, हमारे रथ हो गए, घुड़सवार और कुछ पैदल सिपाही होते थे। और इनके साथ क्या होते थे, सेना नायक होते थे, ठीक है? कुछ लोग तो ये पुराने टाइप की सेना को लेकर चलते थे, लेकिन कुछ लोग जो होते थे दोस्तों, वो कुछ अलग तरीके के काम करते थे, ठीक है? ये सैनिक सहायता दिया करते थे, सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। जो उस टाइम के सेना नायक होते थे, इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, लेकिन कभी कुछ इनमें से सेना नायकों को भूमि दान दे दिया जाता था, एक भूमि दान में दे दी जाती थी, ठीक है? दी गई भूमि भूमि से क्या करते थे दोस्तों, टैक्स वसूल करते थे, कर वसूल करते थे और ये टैक्स का यूज़ क्या करते थे, ये कर को वसूल करके दोस्तों ये सेना व घोड़ों की देखभाल करते थे। इसके अलावा दोस्तों युद्ध के लिए जो हथियार कम पड़ते थे, उनको जुटाते थे। तो इस तरह के जो व्यक्ति होते थे दोस्तों उस टाइम पे सामंत कहलाते थे। तो दोस्तों सामंत जो होते थे इसी तरीके से टैक्स वसूल करने का कार्य करते थे। अब दोस्तों सामंतों के बारे में आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। तो दोस्तों यही था आपका टॉपिक एक नई प्रकार की सेना जिसमें हमने जाना किस तरीके से सेना नायकों को भूमि दान दिया जाता था और किस तरीके की सेना उस टाइम पे मौजूद थी। तो दोस्तों अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों दक्षिण के राज्यों में सभाएँ। यानी दक्षिण के राज्य थे उनमें सभाएँ किस प्रकार की होती थी। ठीक है?
सबसे पहले दोस्तों पल्लवों के अभिलेखों में हमें कई सारी स्थानीय सभाओं के बारे में जानने को मिलता है, ठीक है? पल्लवों के अभिलेखों में, ठीक है दोस्तों? तो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहा जाता था, उस टाइम पे क्या होता था दोस्तों, ब्राह्मण भूस्वामी जो होते थे, उनका एक संगठन होता था, उसे क्या कहते थे उस टाइम पे, सभा कहते थे, ठीक है? ये सभाएँ दोस्तों उप समिति के ज़रिए क्या करती थी, सिंचाई करती थी, खेती-बाड़ी करती थी और अलग-अलग प्रकार के काम करते थे, जैसे कि सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देख-रेख आदि ऐसे कार्य ये किया करते थे, ठीक है दोस्तों? इसके अलावा दोस्तों जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। यानी कि दोस्तों जहाँ पर ब्राह्मण भूस्वामी नहीं होते थे जिन इलाकों में, उन ग्रामों का जो नाम कहा जाता था, उर कहा जाता था, ठीक है दोस्तों? उर कहा जाता था उन्हें। और दोस्तों नगरम व्यापारियों के एक संगठन बनाया गया था और जो व्यापारियों का एक संगठन था, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? नगरम, ठीक है दोस्तों? इसके अलावा दोस्तों संभवतः इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली जो भूस्वामी लोग होते थे, वो आप आते थे। यहाँ जो है दोस्तों व्यापारियों का नियंत्रण रहता था। इनमें से दोस्तों क्या होता था, कुछ स्थानीय जो सभाएँ सभाएँ होती थी, वो जो है शताब्दियों तक काम करते ही रहती थी। मतलब इतने टाइम तक का ये काम करते ही रहते थे। तो दोस्तों ये था आपका टॉपिक दक्षिण के राज्यों में सभाएँ, जिसमें हमने जाना कि पल्लवों के अभिलेखों से हमें इन सभाओं के बारे में जानकारी मिलती है और इन सभाओं में क्या-क्या होता था, हमने ये भी जाना। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों उस ज़माने के आम लोग। जैसे कि दोस्तों कॉमन मैन हमारे जैसे, आप जैसे जो आम लोग हैं उस टाइम पे कैसे रहते थे, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों उस टाइम पे क्या होता था, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों या स्रोतों से मिलती है, ठीक है? और अन्य स्रोतों से। यानी कि दोस्तों उस ज़माने की जो झलक मिलती है हमें, कुछ-कुछ तो नाटकों से मिलती है और कुछ-कुछ जो अन्य स्रोत थे हमारे पास उनसे मिलती है, ठीक है दोस्तों? अब उस टाइम पे हमारे पास जो नाटकों के स्रोत थे, उसमें दोस्तों जो कालिदास हैं, कालिदास प्रमुख हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो है बहुत फेमस थे उस टाइम पे। इन्होंने जो है दोस्तों आम आदमियों और ब्राह्मण और संस्कृत को बोलते हुए दिखाया गया है, ठीक है? इनका जो सबसे प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों अभिज्ञानम शाकुंतलम, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है। दोस्तों ये जो नाटक था इसके द्वारा दोस्तों इन्होंने कई दोस्तों दुष्यंत नामक का एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी के बारे में ये जो था इनका नाटक था, जिसमें इन्होंने दोस्तों बेसिकली आम लोगों के बारे में भी बहुत कुछ लिखा था। तो कालिदास उस टाइम के बहुत बड़े कवि थे दोस्तों, प्राचीन टाइम के, और उनकी जो अभिज्ञानम शाकुंतलम ये कृति थी, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, ठीक है? इस नाटक में इन्होंने दोस्तों गरीब मछुआरों के साथ चारियों की दुर्व्यवहार की बात कही है। मतलब इस नाटक में दोस्तों कालिदास ने राज कर्मचारियों के बारे में बताया है कि वो किस तरीके से जो गरीब मछुआरे होते हैं, जो आम लोग होते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों यहीं तक दोस्तों आपका टॉपिक ये उस ज़माने में आम लोगों के बारे में जिससे हम किसके बारे में पता चलता है हमें, हमें कालिदास की रचनाओं द्वारा इसका पता चलता है, अभिज्ञानम शाकुंतलम जैसी। ठीक है दोस्तों? तो चैप्टर में इतना ही था बस दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करिए और दोस्तों अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों हम मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।